तैमूरन अब अपने दुश्मनों के कब्जे में था। उसके पास भागने या बच निकलने का कोई जरिया नज़र नहीं आता था। कुछ दिनों तक तैमूरन को एक कैंप से दूसरे कैंप मुंतकिल किया जाता और मुंतकिली के वक्त तैमूरन के गले में ये भारी लकड़ी से बना कॉलर जुड़ा रहता। मगर जल्द किस्मत तैमूरन का साथ देने वाली थी। इन सीनियर गार्ड्स में एक शख्स जिसका नाम सोरकन था, उसका छोटे तैमूरन की तरफ दिल नरम था और दूसरी बात यह कि उसे अपने कबीले का सरदार बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके साथ इसके काफ़ी इख्तलाफात थे। तो एक रात सोरकन ने अपने दो बेटों की मदद से चुपके से तैमूरन के दोनों हाथ खोल दिए, उसकी गर्दन से ये भारी वज़न हटा दिया ताकि तैमूरन आराम की नींद सो सके और तैमूरन को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया। अगली रात तैमूरन के हाथ एक सुनहरी मौका आया जिसको वो खो नहीं सकता था। अगली रात थी फुल मून यानी बदर की रात। मंगोलों के यहाँ ये रात त्यौहार की तरह मनाई जाती थी। छोटे तैमूरन ने जब देखा कि अब तमाम गार्ड्स नशे की हालत में थक हार कर सोने चले गए हैं, तो उसने अपनी रस्सी को, जो कि एक नौजवान गार्ड के हाथ में थी, आराम से उसके हाथों से निकाली और अपनी लकड़ी के बने कॉलर से उसके सर पर वार करके भाग निकला। भागते वक्त उसके कानों तक गार्ड्स के अलार्म होने की आवाज़ आ गई थी। वो सुन रहा था कि गार्ड्स उसके ताक़ुब में उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। तो उसने दोबारा अक्लमंदी दिखाई और बजाय इसके कि वो रात में इधर उधर भागता चला जाए, उसने करीब में ही नदी के पास रुकने का फ़ैसला किया और उस पर लेट गया। गार्ड्स जब आगे निकल गए उसे ढूंढते ढूंढते, तो वो पास ही एक कैंप के अंदर दाखिल हो गया। इत्तेफाकन वो कैंप उसी हमदर्द सोरकन का निकला। तैमूरन को देखते ही उसके पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई। वो ये रिस्क अपने गले नहीं लेना चाहता था और उसने इसे फ़ौरन यहाँ से भाग जाने का कहा। उसने इसे लकड़ी से बने कॉलर से आज़ाद कर दिया। इतने में इसको बाहर गार्ड्स की आवाज़ आना शुरू हो गई, जो अब कैंप तर कैंप तैमूरन की तलाशी ले रहे थे। सोरकन के कैंप के पास ही एक कार्ड था जिसमें दुम्बे की खाल यानी वूल पड़ी थी। उसके नीचे तैमूरन को इसने ढक दिया। जैसे ही गार्ड सोरकन के कैंप में घुसे तो इन्होंने तलाशी लेना शुरू की, मगर कुछ हासिल ना कर सके। इतने में गार्ड्स की नज़र कार्ड पर पड़ी। ये कार्ड की तलाशी लेने लगे ही थे कि सोरकन की हाजिर दिमागी काम आ गई। उसने फ़ौरन से गार्ड्स को गुस्से और तंज़िया अंदाज में कहा, तुम्हें लगता है कि कोई शख्स इस गर्मी में इस गर्म वूल के नीचे ज़िंदा रह पाएगा? गार्ड्स, जिनकी पहले ही हिम्मत टूट चुकी थी, ये बात सुन के उन्हें एक बहाना मिल गया और इन्होंने अपनी तलाशी छोड़ दी और वहाँ से चले गए। उसके बाद सोरकन ने तैमूरन को बाहर निकाला, उसके हवाले एक घोड़ा और कुछ खाने पीने की चीज़ें दी और इस तरह तैमूरन सही सलामत अपने कबीले तक दोबारा जा पहुंचा। तैमूरन को सोरकन का ये एहसान हमेशा याद रहेगा और मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि कैसे तैमूरन इसका ये एहसान चुकाता है। तैमूरन को कबीले में आए 1 साल हो गया था और अब इनके कबीले के हालात खासा बेहतर थे। यहाँ तैमूरन की ज़िंदगी में एक और दिलचस्प वाक़या होता है जहाँ उसकी एक लड़के से दोस्ती होती है और ये दोस्त तैमूरन की ज़िंदगी के आखिर तक रहता है और तैमूरन के नाम दर्जनों फतवाहत रकम करता है। तैमूरन के सौतेले भाई बेलकोताय एक दिन अपने कबीले के 9 घोड़ों को चढ़ाने लेकर गया होता है कि वापसी के वक्त चोरों का एक गिरोह उस पर हमला कर देता है और उसके 8 घोड़े ले जाते हैं और वो बस अपने घोड़े पर सवार घर भाग आता है। तैमूरन को ये सुन के शदीद गुस्सा आता है और भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते वो फैसला करता है कि मैं खुद इनसे अपने घोड़े लेकर आऊँगा। वो अपने कबीले में बचे एक ही घोड़े पर सवार होता है और चोरों के ताक़ुब में निकल जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसकी नज़र एक हट्टे कट्टे नौजवान पर पड़ती है जो अपने घोड़े चढ़ा रहा होता है। उसका नाम होता है बोरचू। तैमूरन उसके पास जाता है, उसे अपना वाक़या सुनाता है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बोरचू तैमूरन के साथ उसके घोड़े ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये दोनों तलाश में कई दिन लगा देते हैं, पर अचानक एक दिन वो चोरों का ताक़ुब आखिर कर ही लेते हैं। वो मौका देखते ही घोड़ों की रस्सियाँ काट देते हैं और तैमूरन अपने घोड़े लेकर निकल पड़ता है। चोर उसका पीछा ज़रूर करता है, मगर तैमूरन चलते घोड़े पर उस पर तीर की बौछार करता रहता है, हत्ता कि तैमूरन उसकी पहुंच से निकल जाता है। तैमूरन बोरचू का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ तैमूरन एक और काबिल शख्सियत को अपना हमसाया और दोस्त बना लेता है। अब बात करते हैं तैमूरन की शादी की।
7 बरस पहले तैमुजन अपने बाप के साथ अपने लिए लड़की ढूंढने आया था जिसका नाम था बोरते। अब 7 बरस बीत जाने के बाद तैमुजन दोबारा उसी कबीले आता है बोरते से शादी करने। लड़की का बाप रजामंदी जाहिर करता है और दोनों की शादी हो जाती है। महर में तैमुजन अपनी दुल्हन को एक ज़बरदस्त चमड़े का बना गाउन देता है। ये वही गाउन है जो आगे जाके तैमुजन को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाएगा। तैमुजन की अब ताकत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तैमुजन बचपन से ही एक अक्लमंद सफ़ीर की तरह सोचता था। वो जानता था कि मंगोल माशरे में ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ तलवार नहीं बल्कि दोस्तों का भी होना ज़रूरी है। इन्हीं में शामिल था एक शख्स जिसका नाम था जैमुखा। वो तैमुजन का बचपन का दोस्त और मुंह बोला भाई था जिसको मंगोल ब्लड ब्रदर्स कहते थे। तैमुजन के बाप के मर जाने के बाद जब इनका कबीला एक दूसरी जगह आबाद हुआ, वहाँ तैमुजन की दोस्ती जैमुका से हुई। ये इतने अच्छे दोस्त बन गए कि एक दिन दोनों ने अपना हाथ काटा और एक दूसरे का खून पी गए, जो कि इस बात की अलामत होती थी कि अब हम भी किसी सगे भाई से कम नहीं। इस वक्त तक जैमुका एक ताकतवर सरदार बन चुका होता है अपनी कौम का। दूसरी जगह जहाँ तैमुजन ने अपनी सिफारत के जौहर दिखाए वो थे उसके बाप के एक दोस्त कबीले का सरदार तोगरिल, जो खुद भी एक ताकतवर सरदार था और वो वांग खान के नाम से जाना जाता था। यूँ तैमुजन ने अपनी पुश्त मजबूत कर ली और एक हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगा अपनी बेगम के साथ। मगर जैसे कि इस सीरीज़ में शुरू से ही बताया गया है कि तैमुजन की ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त तक मामलात अच्छे नहीं रहते। आपको याद होगा कि कैसे तैमुजन के बाप येसोगे ने उसकी माँ को एक दूसरे कबीले से अगवा किया होता है और मंगोल अपना बदला लेने तक ज़ख्म भूलते नहीं थे। यूं ही एक सुबह तैमुजन अपने कबीले के बाहर किसी काम से निकला होता है और उसकी माँ होलिन के कबीले वाले उसके कबीले पर हमला कर देते हैं और जैसे येसोगे ने होलिन को अगवा किया होता है उसी तरह तैमुजन की बेगम को ये लोग उठाकर अपने कबीले ले जाते हैं। तैमुजन को जब ये खबर पता चली वो गुस्से में आग बगूला हो गया और सबको ख़त्म करने का अहद कर लिया। उसने पहाड़ों पर जाकर अपने खुदा तेंगरी से मदद की दुआ मांगी और वहाँ तोगरिल के पास जा पहुँचा अपनी बीवी का महर लेकर। वो अच्छे से जानता था कि वांग खान को मनाने के लिए उसके आगे पहले पेशकश करनी होगी। वांग खान या तोगरिल ने जब तैमुजन से सवाल किया कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो उसने अपनी बीवी का महर उसके आगे पेश कर दिया और तोगरिल को वो बेहद पसंद आया और उसने अपने सिपाहियों के साथ तैमुजन की मदद पर राज़ी हो गया। उसके बाद तैमुजन जैमुका के पास गया मदद तलब करने और वो भी अपने दोस्त की मदद के लिए राज़ी हो गया। ये तैमुजन की ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ वो एक मिलिट्री कमांडर की हैसियत से तैयार होना शुरू होता है। ये इसकी ज़िंदगी की पहली मेजर कैंपेन होती है। इस कैंपेन के बाद तैमुजन मज़ीद उभर के सामने आता है और इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में मज़ीद इजाफा होता है। तैमुजन, जैमुखा और तोगरिल एक बड़ा लश्कर लेकर मरकित्स कबीले पर चढ़ाई कर देते हैं। मरकित्स तैमुजन की माँ होलिन के कबीले का नाम होता है। इनकी तैमुजन की आर्मी के ख़िलाफ़ कोई उम्मीद नहीं थी जीतने की। वो जल्द ही भागने लगे। इस भागम दौड़ी में तैमुजन की बीवी बोरते भी भाग रही थी कि अचानक उसे तैमुजन की आवाज़ सुनाई दी जो उसे ढूंढने के लिए आवाज़ें लगा रहा था। वो तैमुजन की तरफ दौड़ी चली आई और तैमुजन मज़ीद जंग किए बगैर अपने लश्कर के साथ अपने कबीले लौट पड़ा। बोरते उनके कब्ज़े में करीब 8 माह तक थी। जब वो वापसी आई तो वो हामला थी। तैमुजन नहीं जानता था कि ये बच्चा उसका है या किसी गैर का, मगर फिर भी उसने इस बच्चे को अपना बच्चा ही समझकर उसकी परवरिश की। इस बेटे का नाम तैमुजन जोची रखता है। अब मंगोलिया में 3 सबसे ताकतवर लोग थे। सबसे पहले तोगरिल जो बड़ा सरदार की हैसियत रखता था, उसके बाद जैमुखा जो अमीर और ताकतवर सरदार था अपने कबीले का, और तीसरे पर तैमुजन जिसकी ताकत फ़िलहाल खासा कम थी मगर वो लोगों में काफ़ी मकबूलियत रखता था और इसकी वजह थी उसकी शख्सियत और कानून परस्ती। जैमुखा लोगों को जो भी बड़ी पोस्ट देता उसकी बुनियाद मेरिट नहीं होती थी। वो दोस्तों और रिश्तेदारों को बड़ी पोस्टें देता और अपने लिए अमीरों वाली महफिल पसंद करता। जबकि तैमुजन में एक बेहतरीन लीडर क्वालिटीज़ मौजूद थी। वो रंग नस्ल की फ़िक्र किए बगैर लोगों को उनकी काबिलियत पर पोस्ट दिया करता। उसने मेरिट के ज़रिए लोगों को अपनी फ़ौज में जगह दी और हर तरह के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। ये वो बात थी जो उसकी मकबूलियत की वजह बनी हर आम और ख़ास में, और दीगर छोटे कबीले अपने आप को तैमुजन के साथ शामिल करते रहे। जब जैमुखा को तैमुजन की मकबूलियत और बढ़ती ताकत का अंदाज़ा होना शुरू हुआ तो उसने अपने टेंट उसके टेंट से अलग कर दिया। इस पर तैमुजन की बीवी ने उसे मशवरा दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम भी अलग हो जाएं। तैमुजन बहुत भारी दिल के साथ जैमुखा से अलहदगी इख्तियार करता है।
मगर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती। कुछ अरसे बाद जमुका अपनी आर्मी के साथ तैमुजन की अभी एक कमज़ोर आर्मी पर हमला कर देता है और वो तैमुजन को शिकस्त देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाता है। तैमुजन तो जंग के आखिर में बच जाता है, मगर उसके जनरलों के साथ जमुका जुल्म की इंतहा कर देता है। वो इनको जिंदा खोलते पानी पर डाल देता है और अपने नाम का खौफ और हिरास चारों तरफ फैला देता है। शायद तैमुजन को अब बिल्कुल कमज़ोर समझकर ही वो उसको छोड़ देता है। तैमुजन अब एक नए सिरे से अपने कबीले और अपनी आर्मी को खड़ा करना शुरू करता है। लोग और दीगर छोटे कबीले एक एक करके अपनी हिमायत में तैमुजन के पास आना शुरू हो जाते हैं और उसे अपना लीडर तस्लीम कर लेते हैं। इसी दौरान मंगोलिया के सियासी माहौल भी बदल रहा था। तोगरिल का छोटा भाई अब उसे एक बूढ़ा और कमज़ोर लीडर समझकर चंद दूसरे कबीलों की मदद से अपने भाई के खिलाफ बगावत कर लेता है और उसको फरार होने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में तोगरिल मदद के लिए तैमुजन के पास जाता है, जो कि अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और तजुर्बेकार हो गया होता है। ये देख के तोगरिल का भाई और उसके साथ ही कबीले जमुका के साथ मिल जाते हैं। इन कबीलों में वो कबीला भी शामिल होता है जिसने बचपन में तैमुजन को कैदी बनाया होता है, जिसका जिक्र इस एपिसोड के आगाज़ में हमने किया था। 1202 में तैमुजन की एक जंग होती है जमुका के इत्तेहाद के खिलाफ। इस जंग के दौरान दुश्मन का एक तीर तैमुजन के बहुत करीब से गुजरता है और उसके घोड़े की गर्दन पर आ लगता है। तैमुजन जैसे ही अपना घोड़ा बदलता है कि इतने में एक और तीर सीधा तैमुजन की गर्दन पे आ लगता है और तीर के जहरीला होने की वजह से तैमुजन कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। तैमुजन को उसके खेमे लाया जाता है, जहां उसका एक जानसी जनरल जलमी उसकी गर्दन से जहर चूस कर बाहर निकाल देता है और फिर बड़ी होशियारी से दुश्मन के खेमे में घुसकर दही चुरा कर ले आता है अपने लीडर के लिए। तैमुजन उसे खाने के बाद और जहर के जिस्म से निकल जाने के बाद अगले दिन एकदम सेहतयाब हो चुका होता है और तैमुजन का लश्कर दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाता है। जब तैमुजन मैदान जंग का महाज करता है और कैदियों को देख रहा होता है कि वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम था सोरकन। वही सोरकन जिसने बचपन में तैमुजन को कैद से रिहा किया होता है और जिसकी वजह से तैमुजन आज इस मकाम पर खड़ा है। तैमुजन उसको फ़ौरन पहचान लेता है। उसके बाद उससे पूछता है कि मुझे बताया जाए वो शख्स कौन था जिसने इस महारत से मुझ पर तीर चलाए थे। सोरकन उसको वो शख्स कैदियों में से उठाकर दिखाता है जिसका नाम था जिरको। तैमुजन के पूछने पर जिरको इकरार करता है कि मैं ही था वो शख्स जिसने आप पर तीर चलाए थे। आप चाहें तो मुझे ख़त्म कर दें और मैं यही मिट्टी का ढेर हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे माफ़ कर देते हैं तो मैं आपके लिए समंदर और पहाड़ों को भी काट के रख दूं। इसके इस जवाब पर और इसकी काबिलियत पर तैमुजन बहुत हैरत का मुजाहरा करता है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। इसके बाद इसने इसे अपना जनरल बना दिया और इसका नाम जिरको से ये भी रख दिया, जिसका मतलब था तीर की नोक। और आगे इसके लिए ये भी कहा कि मैं इसे अपनी कमान से तीर के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। और तारीख़ ने देखा कि कैसे जेबी और जलमी तैमुजन के दो बेहतरीन तरीन जनरल बनते हैं। तैमुजन सोरकन के बेटे को भी अपना एक जनरल बना देता है और इस तरह वो सोरकन का एहसान चुकाता है। तैमुजन तोगरिल के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करने का सोचता है। वो तोगरिल को एक पैगाम भिजवाता है कि तोगरिल की बेटी से इसके बेटे जोची की शादी हो जाए और बदले में तैमुजन की बेटी इसके बेटे से शादी कर ले। तोगरिल को तो इस मशवरे से कोई एतराज़ नहीं था, मगर उसके बेटे के दिल में तैमुजन के लिए शदीद नफरत भरी हुई थी। वो तैमुजन को मंगोलिया का नया ताकतवर सरदार बनता देख रहा था, जबकि खुद एक सरदार के बेटे होने के नाते ये एजाज़ वो अपने नाम करना चाहता था। तोगरिल के बड़े समझाने के बाद भी इसका बेटा नहीं मानता और एक साजिश के तहत तैमुजन को ख़त्म करने का सोचता है। वो तैमुजन को अपने कबीले दावत देता है कि वो आए और इसकी बहन का हाथ मांगे। रास्ते में तैमुजन को इसके इरादे की खबर मिल जाती है और वो अपने सिर्फ 19 जानसीनों के साथ एक गंदी नदी की तरफ भाग जाता है। वहाँ वो बहुत सख्त हालात में गुजर बसर करता है। इसके खाने पीने के तमाम अशिया ख़त्म हो चुके होते हैं और यहाँ तक कि वो सब अब नदी के किनारे गंदा मिट्टी वाला पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर इन सब हालात के बावजूद उसके साथी उसके वफ़ादार रहते हैं और अपने लीडर को अपने साथ तकलीफ़ में देखकर उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त तैमुजन के लिए मज़ीद बढ़ जाती है। तैमुजन कई दिनों बाद जब किसी तरह अपने कबीले लौट आता है तो तोगरिल के नाम दोबारा एक गमगीन सा पैगाम भिजवाता है, जिसमें वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने तोगरिल के बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया और हमेशा उसकी हिमायत की।
कैसे तैमुजन के बाप येसोगे और तोगरिल एक अच्छे दोस्त थे और दीगर दास्तानें अपनी वफादारी और एहसान की सुनाई। ये सब पढ़ के तोगरिल था तो बहुत शर्मिंदा, मगर इन सब का अजारा करने का वक्त उसे ना मिल सका। तोगरिल को अब अकेले देखकर जमुका उसे कत्ल करने का सोचता है, मगर किसी तरह तोगरिल को इसकी खबर मिल जाती है और वो अपने पास भेजे बंदों को भगा देता है। इसी दौरान तैमुजन तोगरिल पर हमला कर देता है और उससे शिकस्त हो जाती है। वो अपने बेटे के साथ एक हमसाये कबीले भाग जाता है, जहाँ का गार्ड तोगरिल को कोई भागा कैदी समझकर कत्ल कर देता है और बाद में उसे इल्म होता है कि ये सरदार तोगरिल था। बहुत जल्द तैमुजन और जमुका एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों मैदान जंग में अपनी अपनी फ़ौज खड़ी कर देते हैं। ये वो जंग है जो मंगोलिया का मुस्तकबिल तय करने वाली थी। दो ताकतवर लीडर एक दूसरे के सामने थे और दोनों में से कोई एक ही पूरे मंगोलिया के लीडर का खिताब अपने सर ले सकता था। जंग शुरू होते ही तैमुजन अपनी सुपीरियर स्ट्रेटजी और जनरलशिप की बदौलत जमुका को एक बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। जमुका जंग ख़त्म होने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है, मगर उसके दो सिपाही उसे पकड़कर तैमुजन के पास ले आते हैं। तैमुजन, जिसे गद्दारी से सख्त नफरत है, भले ही वो उसके दुश्मन के खिलाफ ही क्यों ना हो, उन दोनों को वहीं कत्ल करवा देता है और जमुका को एक और मौका देता है कि वो सुलह कर ले। आखिर वो दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त और ब्लड ब्रदर्स थे, मगर जमुका जवाब में कहता है कि आसमान के ऊपर सिर्फ एक ही सूरज हो सकता है। फिर वो तैमुजन से कहता है कि मुझे इज्जत वाली मौत दी जाए, सिर्फ यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मंगोलों में इस मौत का मतलब था कि जिस्म से खून निकले बगैर ही मौत दी जाए। या तो गर्दन तोड़ी जाती थी या रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन। जमुका को ख़त्म करके तैमुजन ने पूरे मंगोलिया को अपनी लीडरशिप के अंदर इकट्ठा कर लिया और लोगों ने इसको चंगेज़ खान का लक़ब दे दिया। ये 1206 में पूरे मंगोलिया का वाहिद सबसे ताकतवर लीडर बन गया और यूँ हमने देखा कि कैसे एक छोटा यतीम तैमुजन चंगेज़ खान बनता है, कैसे वो ज़िंदगी में आने वाले तमाम मुश्किलों और परेशानियों को बड़ी महारत से और अक्लमंदी से सुलझाता है और एक बेहतरीन लीडर और जनरल होने का सबूत देता है। उसके लोग उसके साथ मरते दम तक वफादार रहते हैं। वो जल्द ही अपने मुल्क में एक रिटन फॉर्म में कानून लेकर आता है, जबकि वो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं होता, मगर इन सब चीज़ों की अहमियत को वो अच्छे से जानता है और अपने आर्मी के रिकॉर्ड से लेकर मुल्क के आइन बनाने तक हर चीज़ वो रिटन फॉर्म में लाने की तजवीज़ करता है, जो कि इससे पहले किसी मंगोल लीडर ने नहीं किया होता। ये वो तमाम खूबियाँ हैं जो इसे दीगर लीडर से मुख्तलिफ बनाती हैं। अब जब पूरा मंगोलिया इसका हो गया है और वो तमाम कबीलों का सरदार बन गया है, तो अब क्या आगे इसके क्या इरादे थे और वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वो तमाम दुनिया को अपने पैरों तले लाना चाहता था, ये सब हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर यू के नेक्स्ट एपिसोड में।